बैलून को छोड़ें तो देखना पहले किधर जाता है, फिर उसके बाद समझेंगे कारण, इसका क्या कारण है कि इसमें ऐसा बदलाव आया समझ में। बैलून गया स्ट्रेट लाइन में, बैलून गया स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गया। और बैलून का जो हवा था, जब बैलून फुला हुआ था, है ना, जब ये बैलून फुला हुआ था तो इसका जो हवा निकल रहा था वो किस ओर निकलेगा। जैसे ये बैलून है, हवा किस ओर निकल रहा है, किस डायरेक्शन में, पीछे। लेकिन बैलून किधर जा रहा है, आगे। आया बात समझ में कुछ। ऐसा क्यों हुआ, इससे दो बात क्यों हुआ वो तो बाद में समझेंगे। इसमें गौर किया कि हवा पीछे निकल रहा है, बैलून आगे की ओर जा रहा है, प्लस सिर्फ इतना ही नहीं, इसका जो डायरेक्शन था वो भी स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा की ओर। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ऐसे नहीं कि बैलून इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गया, है ना। और जितने स्पीड से हवा पीछे की ओर निकल रहा था, जितने फोर्स से हवा पीछे की ओर निकल रहा था, बैलून उतने ही फोर्स से आगे की ओर जा रहा था। बैलून का एयर जो है वो इस साइड रिलीज हो रहा था, बैक साइड। बैलून का एयर पीछे की ओर रिलीज हो रहा था, लेकिन बैलून आगे की ओर मूव हो रहा था। किस फोर्स से, जिस फोर्स से पीछे की ओर एयर रिलीज हो रहा था, बिल्कुल उसी फोर्स से आगे की ओर बैलून जा रहा था। क्लियर है। एक चीज ये देखा, दूसरा चीज क्या देखा, बैलून का जो पाथ था वो स्ट्रेट लाइन में था। बैलून जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, ऐसे जिगजैग पाथ में मूव नहीं कर रहा था। क्लियर है। जिगजैग पाथ में मूव नहीं कर रहा था, उसका जो पाथ था वो स्ट्रेट लाइन में था। क्लियर है, आया समझ में। चलो, दो बात तो देख लिया प्रैक्टिकली। अब देखो, न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई एक बॉडी है वो दूसरे बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, कोई भी, दुनिया का कोई भी बॉडी, चाहे वो एक छोटा से छोटा बॉडी हो चाहे बहुत बड़ा बॉडी हो, कोई भी बॉडी अगर दूसरे बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई करता है तो बदले में दूसरा बॉडी भी उस पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, सिंपल सा लॉ है। हम जितना फोर्स दूसरे पे लगाएंगे दूसरा बॉडी उतना ही फोर्स हम पे लगाएगा। बस अंतर यह है कि अपोजिट डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो मेरा उल्टा इस डायरेक्शन में लगाएगा। आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस बोर्ड को इधर से धक्का दे रहे हैं तो ये बोर्ड हमको इधर से धक्का दे रहा है, बोलेगा दिख नहीं रहा है ये धक्का कैसा है जो दिख नहीं रहा है। हम बोर्ड पे धक्का लगा रहे हैं ये तो दिख रहा है, लेकिन बोर्ड मेरे पे धक्का लगा रहा है ये कहाँ दिख रहा है। ठीक है, मेरे ऐसा थोड़ी ना है कि हम पीछे की ओर से सर गए, हम पीछे की ओर खिसके नहीं खिसके, हम बोर्ड को ऐसे धक्का लगा रहे हैं तो बोर्ड जरूर पचक रहा है थोड़ा सा, लेकिन हम पीछे की ओर खिसक रहे हैं नहीं खिसक रहे हैं। ऐसा क्यों, क्वेश्चन मार्क है क्यों। अगर बताओ मेरे पैर में स्केट्स होता, फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे पाँव में स्केट्स होता, ठीक है, और हम स्केट्स पहन के दीवार को धक्का लगा रहे होते, ठीक है, हम स्केट्स पहन के दीवार को धक्का लगा रहे होते तो हम पीछे आते कि नहीं आते। या फिर ऐसा कि हम मान लो किसी चेयर पे बैठे हुए हैं, उस चेयर के नीचे व्हील लगा हुआ है, व्हील चेयर है, और फिर दीवार को धक्का लगाएंगे, ऐसे करके धक्का देंगे तो हम पीछे की ओर आएंगे कि आगे की ओर जाएंगे, पीछे की ओर आएंगे। जितना जोर से हम दीवार में धक्का लगाएंगे उतना जोर से पीछे की ओर आएंगे। ये क्या है, ये है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। आया बात समझ में। न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही कहता है, जब हम एक बॉडी पे किसी फोर्स से फोर्स लगाएंगे तो बदले में दूसरा बॉडी भी exerts an equal and opposite force, बराबर का फोर्स, थोड़ा सा भी कम नहीं थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं, बराबर का फोर्स लगाता है उस फर्स्ट बॉडी पे। क्लियर है। इसी को शॉर्ट लैंग्वेज में अगर बोले, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। शब्द याद होना चाहिए, एक एक शब्द का मीनिंग है। टू एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के लिए, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बराबर का रिएक्शन होता है। इक्वल और बराबर मतलब अगर हम किसी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो बदले में वो भी हम पे 5 न्यूटन का ही लगाएगा, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, और लगाने में समय कितना लगेगा, एकदम ना के बराबर। ठीक है, सडन, जैसे तुम लगाएगा बदले में वो भी तुरंत लगा देगा। ऐसा नहीं है कि कुछ समय जाता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, कुछ नहीं, एकदम रैपिड, बहुत फास्ट। ठीक है, तुरंत एक्शन दिखाई देता है, जैसा एक्शन करेंगे वैसा तुरंत रिएक्शन दिखाई देगा। क्लियर है, बात आया समझ में। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है,
नोट करने का बात है, कुछ नोट है, लिख दिया देखो। फोर्सेस आर कोलिनियर, जो बल होगा, जो फोर्स लगाया जाएगा वो कोलिनियर होगा। कोलिनियर का मतलब समझ में आता है, इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में, जैसे अभी बैलून वाला दिखा है। इसीलिए हम बैलून वाला एक्सपेरिमेंट मतलब एक्टिविटी चूज किए, क्योंकि इसमें हम तुमको एक लाइन दिखा सकते थे। बैलून वाले एक्टिविटी में हम एक लाइन दिखा सकते थे कि कैसा कोलिनियर फोर्स एक्ट करता है ना। और दूसरा, अगर व्हील चेयर वाला करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता है वेट की वजह से, ठीक है। लेकिन इसमें एक लाइन में था, ठीक है। तो फोर्सेस आर कोलिनियर एक्ट्स इन सेम लाइन। फोर्सेस जो है वो कोलिनियर होता है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में एक्ट करेगा। मतलब या अगर ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो बदले में ये भी 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाएगा, लेकिन ये दोनों एक ही लाइन में होगा। ऐसा नहीं कि कोई, अगर हम फोर्स नीचे लगा रहे हैं तो बदले में फोर्स हमको इधर से लगेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स धरती पे लगा रहे हैं तो बदले में धरती ही हम पे 5 न्यूटन का फोर्स बिल्कुल स्ट्रेट लगाएगी। क्लियर हुआ? तो फोर्सेस जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? कोलिनियर, सेम लाइन पे होगा, सेम लाइन पे होगा, ठीक है। यही मार्कर है, ये मार्कर, इस मार्कर पे जितना फोर्स लगाएगा बदले में ये मार्कर भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों स्ट्रेट लाइन में। ऐसा नहीं ये मार्कर इधर से लगा रहा है और ये मार्कर इधर से लगा रहा है, ऐसा नहीं होगा। आया समझ में? उसके अलावा एक्शन और रिएक्शन जो है, फोर्स का एक्शन और रिएक्शन जो है, फोर्स का एक्शन और रिएक्शन जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। ये जो हम बता रहे थे ना, 5 न्यूटन का फोर्स है तो बदले में 5 न्यूटन का ही लगेगा, 10 का नहीं लगेगा, 15 का नहीं लगेगा, 20 का नहीं लगेगा, ठीक है। अगर 5 न्यूटन का कोई फोर्स लगा रहा है तो बदले में 5 का ही लगेगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन। लेकिन इक्वल एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलता। इक्वल एक्सेलरेशन जैसे अभी एग्जांपल बताए तुमको कि हम अगर दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लो कि मेरे सामने चेयर है, हम चेयर पे एक लात खींच के मारे, चेयर ज़्यादा दूर फेंकाएगा या हम पीछे ज़्यादा दूर जाएंगे? चेयर ज़्यादा दूर फेंकाएगा। ऐसा क्यों हुआ? जबकि चेयर भी मेरे पे उतना ही फोर्स लगाया। न्यूटन के लॉ के हिसाब से क्या है, हम जितना फोर्स चेयर पे लगाए, चेयर भी मेरे पे उतना ही फोर्स लगाया, लेकिन एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा देखने को मिला? चेयर में। क्यों? इसका मास कम था। अब इसके लिए सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ काम आता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। और अगर मास कम है, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़्यादा। मास ज़्यादा का मतलब क्या है? हमारा बॉडी, हमारे बॉडी में मास ज़्यादा है, हमारा वेट ज़्यादा है ना, तो हमारे अंदर एक्सेलरेशन कैसा होगा? कम होगा एज कंपेयर टू दूसरा बॉडी। दूसरे बॉडी में क्या है? मास कम है, चेयर में मास कम है, वजन कम है चेयर का, इसीलिए चेयर में एक्सेलरेशन ज़्यादा देखने को मिला, चेयर ज़्यादा दूर तक गया। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, समझ रहा है? तो चेयर ज़्यादा दूर तक फेंका गया। आया समझ में? इसी का यही कारण है, जिसका मास ज़्यादा होगा, ये तो सेकंड लॉ में पढ़ रखा है, जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर एक्सेलरेशन कम एक्ट करे, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो मास कम होगा, या मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ये तो सेकंड लॉ से ही हमको पता चलता है। न्यू ऐसे करके रॉकेट क्या होता है, नीचे से ऐसे प्रपल्शन होके लॉन्च हो जाता है ना। रॉकेट में क्या होता है, नीचे से बहुत सारा धुआं निकलता है ना। एक्चुअली में क्या होता है, उस पर ब्लास्ट होता है लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का ब्लास्ट होता है, उसके वजह से नीचे फोर्स लगता है, एयर पार्टिकल्स पे फोर्स लगता है ना। ऐसे करके सडन फोर्स लगता है और रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। मतलब फोर्स लगा नीचे की ओर और रॉकेट गया ऊपर की ओर। क्लियर है? उसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल में बात करें, जैसे कि कह सकते हैं, मान लो एरोप्लेन। एरोप्लेन क्या होता है? एरोप्लेन का जो आगे का फ़ैन है, आगे का जो पंखी होता है, एरोप्लेन में लगा होता है ना फ़ैन ऐसे करके, है ना। एक्चुअली में वो इंजन होता है एरोप्लेन का, ठीक है, उसको टर्बो इंजन कहते हैं। उसका काम क्या होता है, आगे का जो हवा होता है उसको लेके पीछे की ओर फेंकना। जैसे हमारे घर में एग्जॉस्ट फैन होता है, अंदर का हवा को क्या करता है, बाहर फेंक देता है, वैसे ही वो क्या करता है, आगे के हवा को लेता है और पीछे की ओर फेंकता है। हमारे घर में जो फ़ैन है इसका उल्टा काम करता है। हमारा फ़ैन क्या करता है, पीछे का हवा लेता है
और आगे की ओर फेंकता है। लेकिन जो एरोप्लेन का इंजन होता है टर्बो इंजन, वो क्या करता है, आगे का हवा लेगा और बैक साइड को फेंकेगा। अब जितने स्पीड से हवा पीछे की ओर जाएगा उतने स्पीड से एरोप्लेन क्या होगा, आगे की ओर जाएगा। इस प्रिंसिपल पे एरोप्लेन काम करता है। आया समझ में, न्यूटन के थर्ड लॉ पे। इसके अलावा गोल्फ ग्राउंड गया होगा, जमालपुर गोल्फ ग्राउंड, वहाँ पे देखा होगा कि स्प्रिंकलर होता है, वाटर स्प्रिंकलर, है ना, पानी छिड़कने वाला एक होता है ना, ग्राउंड में ऐसे करके घूमते रहता है, पानी छिड़कते रहता है, घूमते रहता है, पानी छिड़कते रहता है ना। एक्चुअली में होता क्या है, देखो ये स्प्रिंकलर है, मान लो एक स्प्रिंकलर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आगे की ओर निकलता है पानी, ठीक है, आगे की ओर पानी निकला और ऐसे घूमते गया, पानी निकला फिर घुमा, मतलब एक्शन होता है तो बदले में रिएक्शन होता है। एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, मतलब जितना स्पीड से पानी निकलता है आगे की ओर उतना स्पीड से ये भी घूमता है इधर। आया समझ में, तो वहाँ पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। उसके अलावा अगर नया आदमी है जो बंदूक चलाने नहीं जान रहा, या ऐसा आदमी है जो पहला बार बंदूक चला रहा है मान लो, ठीक है, उसको अगर हम दें बड़का राइफल चलाने के लिए तो क्या होगा, गोली चलाएगा जैसे ही तो बुलेट क्या होता है, अंदर में क्या होता है, पहले बुलेट के अंदर क्या होता है, बारूद होता है, गोली के अंदर बारूद होता है, वही बारूद क्या होता है, ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता है तो उसको फोर्स मिलता है, तो गोली कहाँ जाएगा, आगे की ओर, और गन कहाँ जाएगा, पीछे की ओर। जिस स्पीड से गोली निकला है उस स्पीड से पीछे की ओर गन भी तो रिक्वाइल करेगा ना, रिक्वाइल मतलब पीछे की ओर धक्का देना। रिक्वाइलिंग ऑफ गन का क्या मतलब होता है, पीछे की ओर गन का धक्का लगना, ठीक है, थर्ड लॉ का एग्जांपल है। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल लेना चाहे, जैसे बोट, देखा होगा गंगा जी गया होगा, तो गंगा जी में क्या होता है, नाव लगा किनारे में, उसके बाद क्या करता है, नाव का जो चलाने वाला होता है वो सबसे पहले उतरता है, और नाव में एंकर होता है, एक कड़ी होता है, उसको क्या करता है, जमीन में ऐसे गाड़ देता है, ठीक है, उसके बाद फिर अंदर का जो पैसेंजर्स है वो उतरता है। ऐसा क्यों, अगर नहीं गाड़ेगा तो क्या होगा, पैसेंजर जब नाव पर से कूदेगा, ठीक है, तो पैसेंजर जब नाव पर से कूदेगा तो जितना स्पीड से, जितना मतलब फोर्स से वो आगे की ओर कूदेगा उतना स्पीड से वो नाव को क्या करेगा, पीछे की ओर धक्का देगा। अब नाव तो पानी में है, वो लगातार पीछे 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 चला जाएगा और नाव चला जाएगा बीच पानी में, है ना। इसीलिए उसमें से क्या होता है, सबसे पहले उसका जो चलाने वाला होता है वो उतरता है, उसके बाद उस नाव को एंकर से बांध देता है ना, उसको बांध देता है, उसके बाद फिर पैसेंजर्स उतरता है ना। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल न्यूटन के थर्ड लॉ का है। इसके